हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 का सेट 3 35 3 कोड है। तो अभी हमने इससे पहले 31 2 वाला 33 1 वाला ये सब कोड कंप्लीट कर लिया है। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी हम इसका सोल्यूशन करेंगे सेट 3 35 3 का। तो आई होप एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। कमेंट कीजिए इजी था, हार्ड था एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन। तो साउंड ऑडिबल है या नहीं बताइए कमेंट करके। यार ये एंडोथर्मिक क्या है? एक्सोथर्मिक का ऑपोजिट। भयंकर कंफ्यूजन है ब्रो। चाहो बहुत सारे। तो ऑडिबल है साउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सेट 3 35 3, ठीक है। तो कैसा गया एग्जाम कमेंट कीजिएगा। अदर कोर्स के लिए आप अपने सोल्यूशन प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेक्शन ए करते हैं इसका। तो क्वेश्चन 1 देखेंगे। क्वेश्चन, कॉनिकल कैविटी का मैक्सिमम वॉल्यूम कार्ड आउट हुआ है वुडन हेमिस्फेयर से, रेडियस 10 थी। तो जब आप कॉनिकल कैविटी मैक्सिमम निकालोगे तो इसका बेस तो हेमिस्फेयर के बेस के बराबर है, बेस एरिया यानी रेडियस, रेडियस सेम है ना। और साथ में इसकी हाइट जो है वो भी रेडियस के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पाई आर एल का फॉर्मूला लगाना था। आर आपकी 10 हो जाएगी, हाइट भी रेडियस के बराबर हो जाएगी। एल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना था आपको। तो एल आपका 10√2 आ जाएगा। तो पाई आर एल रखोगे तो 3.14, आर एल एल आपका 10√2। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करके 314√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए आंसर है। तो किस किस बच्चे का आंसर ऑप्शन ए आया है, बिल्कुल करेक्ट है। कमेंट कीजिए किस किस ने आंसर ए लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, ए एन रिप्रेजेंट एनथ टर्म दिस ए पी A16 - A12। तो सिंपल था ये। तो ए पी गिवन थी आपको, इसमें A -15/4, डी आप निकाल लेना माइनस करके। तो ये आएगा 5/4। A16 - A12 करोगे तो A16 का फॉर्मूला A+15, 12 का A+11D। ओके, तो ए से कट जाएगा क्योंकि माइनस है। ये 15 - 11 4D बचेगा, 4D निकालना है। तो 4D की 5/4 से मल्टीप्लाई करो तो 5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो सेकंड का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, मीना कैलकुलेट करती है प्रोबेबिलिटी विनिंग द फर्स्ट प्राइज। प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, टोटल टिकट्स भी गिवन है, आपको नंबर ऑफ टिकट बाय हर निकालना था। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन होती है जब, तो आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ, नंबर अपॉन टोटल इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो दी हुई है और नंबर आपको जो उसका विनिंग है वो उतने ही तो उसने लिए होंगे, है ना, खरीदे होंगे। तो एक्स मान लो, x/800 0.08 एक्स निकालना था, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 64 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो थर्ड का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आई होप सबका आंसर ए आया है 64। कमेंट कर देना 64 आंसर है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कैंपिंग टेंट हेमिस्फेरिकल शेप, रेडियस 1.4 मीटर, डोर ओपनिंग एरिया गिवन था, आउटर सरफेस टेंट का निकालना था। तो कैंपिंग टेंट है तो उसका आपको कर्ड सरफेस निकालना पड़ेगा। टेंट में जो कपड़ा है वो कर्ड सरफेस पे लगा हुआ, रेडियस आपको गिवन थी। उसके बाद जो भी कर्ड सरफेस आएगा टेंट का, उसमें से जो डोर का एरिया है उसे माइनस करना था। तो यहाँ पे आप जब कर्ड हेमिस्फेयर का निकालोगे तो 2πr², रेडियस आपको गिवन थी 1.4 और स्क्वायर है तो 2 बार लिखनी थी। 7 2 ज़ा, इससे इसको मल्टीप्लाई किया 28 और एक एक 2 के बाद डेसिमल, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब आपको कैलकुलेशन करनी तो आती होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12.32 आएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको ये डोर का एरिया माइनस भी करना था।
तो पॉइंट के नीचे पॉइंट 11.82 मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। तो सी ऑप्शन था इसका आंसर। किस किस बच्चे का आंसर सी ऑप्शन आया कमेंट कर देना कि सी ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था पी क्यू टेंजेंट है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ क्यू आपको ए गिवन है और ओ पी ए प्लस टू, पी क्यू टू बी, तो ये ए है, ये टू बी है, ये ए प्लस टू। अब आपको पता है ये जो रेडियस होती है ये टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 बनाती है, तो 90 बनाती है तो पाइथागोरस लगा सकते थे आप इसमें, तो फिर रिलेशन निकल जाता। आंसर कमेंट करो क्या लिख के आए हो इसका, फिफ्थ का आंसर कमेंट कोई नहीं कर रहा है, फिफ्थ का आंसर बता दीजिए। तो देखो ये जो रेडियस है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 बनाती है, तो ये ओ क्यू परपेंडिकुलर है ओपी पे, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ओ क्यू पी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। राइट एंगल में आपको पाइथागोरस पता है, तो ये राइट एंगल, तो इसके अपोजिट जो होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये आपका 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है। ये 90 यहाँ है तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब ए स्क्वायर 2 2 जा 4b स्क्वायर एंड इसको आइडेंटिटी से खोल लो, ए का ए प्लस बी का होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। अब आपको दिख रहा है 4 4 कॉमन ले लो, 4 1 जा तो 1a, 4 1 जा 1b स्क्वायर, बी स्क्वायर आपका a प्लस 1 आ जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है इसका आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक है, किस किस बच्चे ने ऑप्शन डी पे टिक किया है उनका बिल्कुल ठीक है, कमेंट करो किसने आंसर लिखा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये फिफ्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेक के अपॉन रूट सेक स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म करनी थी, तो आपको आइडेंटिटी लगानी आनी चाहिए थी। सेक स्क्वायर माइनस वन की आइडेंटिटी सबको पता थी ना, क्या होती है सेक स्क्वायर माइनस वन, आपको पता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जो होता है वो वन होता है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है, वन होता है। तो अगर सेक स्क्वायर माइनस वन यानी इस वन को यहाँ लाओगे तो टेन स्क्वायर को वहाँ भेजोगे, तो यानी सेक स्क्वायर माइनस वन टेन स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ सेक स्क्वायर माइनस वन की जगह टेन स्क्वायर लिखना था। फिर रूट है तो स्क्वायर, जब भी रूट के अंदर स्क्वायर में कोई चीज़ होती है तो वो रूट से बाहर आ जाएगी, तो सेक अपॉन टेन। अब सेक को 1/cos लिख सकते हो, और फिर 10 होता है साइन बाई कॉस, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है तो रेसिप्रोकल होकर कॉस बाय साइन बन जाएगा। कॉस से कॉस कट जाएगा, 1/sin, और 1/sin किसका रेसिप्रोकल, मतलब साइन किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का। तो कॉसेक आंसर है इसका सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन किस किस बच्चे ने लिखा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कॉसेक ए इसका आंसर है। ठीक है, तो कमेंट कीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दो फ्रेंड्स को, एंड लाइक भी कर दो। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अदर कोर्स भी आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे चेक कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस इन द रेशियो। तो वाई एक्सिस जब भी बोले तो पॉइंट पता होता है ना बच्चों को, पॉइंट होता है जब भी वाई एक्सिस बोले तो वाई एक्सिस में एक्स जीरो होता है, तो पॉइंट बनेगा 0, ठीक है। तो ये जो पॉइंट अंदर है वो एक्स एक्सिस वाला है, तो 0 है इसका, है ना। और ये वाले पॉइंट्स आपको गिवन थे। रेशो जब निकालना होता है तो के रेशो 1 मान लेते हैं, यानी m1 आपका k, m2 आपका 1, ठीक है। और ये अंदर वाला पॉइंट xy होता है। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना था, बट दोनों साइड से यूज़ नहीं करना था, जहाँ से 0 है ना उसी साइड से यूज़ करो, क्योंकि आपको तो k निकालना है ना, तो आप 0 वाली साइड से यूज़ कर लो इसको। तो x का 0 है ना, तो x की साइड से यूज़ कर लो। y का 0 होता है तो y की साइड से यूज़ कर लेते। तो x होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 m2। x आपको 0 दे रखा है तो x की जगह 0 रख दिया। m1 यानी k को मल्टीप्लाई किया 10 से 10k, और 1 को मल्टीप्लाई किया -4 से, तो 10k -4 0 के बराबर हो जाएगा। और फिर 10k -4 अगर 0 है तो 10k यहीं रहेगा, 4 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, k निकालना है तो ये डिवाइड हो जाएगा, और 2/5 आंसर है इसका फाइनल, 2:5, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था, 2:5। किस किस बच्चे ने किया कमेंट करो, किस किस ने ये आंसर लिखा है 2:5, ए ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखेंगे। वायर इज अटैच फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ पोल बी सी, मेकिंग एंगल एलिवेशन 60 डिग्री, ए बी 5√3 मीटर। लेंथ आपको वायर की निकालनी थी।
तो यहाँ पे सिंपल था ये जो वायर है ये है ना स्लैंट में है ना वायर, तो क्योंकि बोला है वायर ए पॉइंट से अटैच है और वो पोल क्या है, पोल बी सी है, तो ए से इस पोल पे अटैच है ना, और एंगल 60 डिग्री बना रही है, और ये जो बेस है ये 5√3 है। तो ये एल आपको निकालना था, ये वाला जो वायर है स्लेंट वाला वो निकालना था। तो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी थी, है ना। जब भी कोई साइड दी हो और एक साइड निकालनी हो और एंगल दिया हो तो ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। तो आपको ये वाली साइड गिवन और ये निकालनी थी, ये वायर की, वायर था एल, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ एंगल है तो ये बेस है, ये बेस है और ये 90 है, तो ये क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है 90 के अपोजिट। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेना था। तो ये आपको 5√3 दिया है ए बी बेस, और हाइपोटेन्यूज ए सी, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ। ए बी आपको 5√3 दिया है, ए सी आपने एल मान लिया, एल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एल 5√3 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आपका 10√3 आ जाएगा। तो ये जो वायर है ये 10√3 मीटर लॉन्ग है। बी ऑप्शन आंसर है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। तो किस किस बच्चे ने ये आंसर लिखा है, ऑप्शन बी करेक्ट है इनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 10√3 मीटर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर ए बी ई एफ की पैरेलल थी, ए बी 24, ये जो पैरेलल लाइन है ये एक 24 है और एक पैरेलल लाइन 36 है। तो जब पैरेलल लाइन होना तो आप बीपीटी मत लगाना, आप सिमिलर ट्रायंगल लगाना, यानी छोटा ट्रायंगल अपॉन बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर कर दो और फिर आपको उसमें एस एस का रेशो बनाना है ना। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन जब भी गिवन हो या निकालनी होती है तो आपको सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम यूज़ करनी होती है। तो ये पैरेलल लाइन दोनों दी हुई है आपको, और डी ए ये वाली लाइन भी दी है, ई ए लाइन निकालनी थी आपको। तो बहुत ही सिंपल सा था। तो जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये डी ए बी डी ई एफ, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये कॉमन एंगल है, तो एंगल से ना ये सिमिलर हो जाता है। ये डी ए बी डी ई एफ, तो डी कॉमन एंगल है और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इससे यहाँ रोटेट किया, तो सेम ऐसे ही इसको भी ऐसे रोटेट करना था, डी ई एफ, है ना। रोटेशन बिल्कुल ध्यान से करनी होती है। अब रेशो बनाओ, अगर इसका डी ए लोगे तो इसका डी ई लेना पड़ेगा, और इसका अगर आप ए बी लोगे तो इसका ई एफ लेना पड़ेगा प्रोपोर्शन में, ठीक है। आपने ए बी क्यों लिए, क्योंकि ये वाली लाइन ही हमें गिवन है क्वेश्चन में। लेने को हम डी बी और डी एफ भी ले सकते हैं बट उसका कोई यूज़ नहीं है, तो हमने इसलिए ए बी और ई एफ ली है। अब ए बी भी दी है, ई एफ भी दी थी क्वेश्चन में, और ए डी भी दी थी, और डी ई आपको देखो डी ई किससे बनी है, डी ई इस 7 + ए ई से बनी है ना पूरी डी ई। तो डी ई की जगह हम लिख सकते थे 7 + ए ई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, 7 3 जा 21, इसको इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 2 जा 14, 2 ए ई। अब ये 14 माइनस करना था तो 7 ए ई निकालना था तो 2 से डिवाइड, और ये 3.5 सेंटीमीटर आएगा। किस किस बच्चे का आंसर 3.5 सेंटीमीटर है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर था क्वेश्चन 9 का। तो किस किस बच्चे ने 3.5 सेंटीमीटर पर टिक किया है, उनका बिल्कुल करेक्ट है। एंड कमेंट कर देना सारे बच्चे कितने कितने क्वेश्चन सही है आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 10th। दिवांश जो है उसने प्रूव किया कि ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर के सिमिलर है। उसने कौन सी कॉन्ग्रुएंस सिमिलरिटी लगाई है, एस से एस सिमिलरिटी लगाई है, और एस से एस सिमिलरिटी लगाई है, और एक एंगल दे दिया आपको, एंगल सी आर के बराबर है। तो अब जो एंगल है ना वो दो साइड्स के बीच में होना चाहिए, और वो वाला आपको क्राइटेरिया ढूंढना पड़ेगा साइड का, कौन सी दो साइड होंगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई भी एंगल इक्वल कर लोगे। तो इसका आंसर कमेंट करो किसने क्या क्या लिखा है। तो देखो ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर था, और एंगल सी एंगल आर के बोल दिया था। अब ये आपको डायग्राम बना के ही समझ आएगा। तो देखो एंगल सी एंगल आर के वो ए बी सी ऐसे लिखा, तो पी क्यू आर भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। जैसे इसे रोटेट किया ए बी सी, वैसे पी क्यू आर को रोटेट करना है। अब ये एंगल आपको इसके इक्वल दिया है, तो साइड हमें ना इस एंगल के बीच, मतलब ये एंगल जिन दो साइड के बीच में आ रहा है ना, सिर्फ उन्हीं के प्रोपोर्शन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एस से एस में जो एंगल होता है वो दो साइड जो प्रोपोर्शन में होते हैं उन्हीं के अंदर होता है। तो ये वाला एंगल है तो ये और ये साइड के प्रोपोर्शन बनाने पड़ेंगे, ऐसे इसमें भी ये दो साइड के प्रोपोर्शन। तो हमें प्रोपोर्शन क्या बनाना पड़ेगा, ए सी के साथ तो पी आर का, और बी सी के साथ क्यू आर का, है ना।
अब आपको क्वेश्चन में AC के नीचे PR नहीं दिया, BC दिया है, तो BC को इधर लाओ क्योंकि AC अपॉन BC इस टाइप के प्रोपोर्शन दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, BC को नीचे लाएंगे और इसको ऊपर भेज देंगे। तो ये वाला जो है ये ऑप्शन डी में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्या है, डी ऑप्शन AC/BC PR अपॉन QR, यही वाला ऑप्शन S से S को वेरीफाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11th, वाइल कैलकुलेटिंग मीन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप डेविएशन मेथड ये यूज़ किया। आपको पता ना यू कैसे निकलता है स्टेप डेविएशन में, एक्स में से ए को माइनस एच से डिवाइड, ये यू होता है निकालने का तरीका। मीन आपको दिया हुआ है, एक्स बार का मतलब मीन दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और आपको वैल्यू ऑफ यू बार निकालनी है। अब ये यू बार क्या है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, कमेंट करना कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए, और आंसर भी कमेंट करना इसका क्या लिख के आए थे और बताना मुझे सही था कि नहीं। तो यहाँ पे देखो आपको पता है कि मीन दिया है, हाइट दी है, ए दिया है। आपको पता है स्टेप डेविएशन में मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये होता है। अब ये जो होता है ना यू आई, आपको पता है यू आई कैसे निकलता है, जो आप कॉलम में यू आई निकालते हो उसको कैसे निकालते थे, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, इसको यू आई कहेंगे। अब मैं अगर इसके मीन, ये इस पे बार लगा यानी यू का मीन, तो यू का मीन होता है इसका टोटल। अब ये यू आई का, ये यू का मीन कैसे आएगा, जब मैं यू आई का टोटल करूंगी, है ना, और उसको एन जितना भी फ्रीक्वेंसी है उससे डिवाइड करूंगी, यानी यू बार को हम ये लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ। तो यू का जो मीन है वो यू का टोटल अपॉन में नंबर, यू का मीन क्या होगा, यू का टोटल जितने भी यू आए और एन से डिवाइड, तो यही तो यू मीन है। तो यानी ये जो होता है ना इस फॉर्मूले में, मीन के फॉर्मूले में ये जो होता है इसी को यू मीन कहते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, तो इसे यू मीन कहेंगे। तो आपको क्वेश्चन में बाकी सब तो पता है, बस ये यू मीन निकालना है। एक्स मीन पता है यानी मीन पता है, ए पता है, यू मीन निकालना है, एच 5 दिया हुआ है। अब पहले तो ये प्लस वाला माइनस करना था, उसके बाद ये आ गया 5 यू मीन, मतलब यू का मीन है एक तरह से ये। अब ये यू मीन को निकालने के लिए आपको 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये 0.3 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। तो ये जो फॉर्मूला आप यूज़ करते थे ना, इसमें ये जो होता है इसी को यू बार कहते हैं, यू बार का मतलब यू का मीन, ठीक है। तो ये आपको निकालना था, 0.3 इसका आंसर है। तो किस किस बच्चे ने ये आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है कमेंट करना, ये वाले क्वेश्चन को तो खास कर कमेंट करना कि किस किस का ठीक है। सी ऑप्शन 0.3 11th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा साइन थीटा 1/9 फाइंड करना था 9 कॉसेक प्लस 1 9 कॉसेक माइनस 1। तो यहाँ पे आपको साइन गिवन है जबकि कॉसेक दिया हुआ है, आप या तो साइन से कॉसेक निकाल लो डायरेक्ट करना चाहते हो तो साइन थीटा अगर 1/9 है तो कॉसेक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। साइन थीटा अगर 1/9 है तो कॉसेक कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक ही तो होता है। तो 1/9 का रेसिप्रोकल करो 9, तो वो कॉसेक थीटा आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो सीधा कॉसेक थीटा की वैल्यू 9 रख के भी कर सकते थे, है ना। तो हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से इजीली हो जाता है। साइन थीटा अगर 1/9 है तो साइन का रेसिप्रोकल किया मैंने, तो इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका भी रेसिप्रोकल करो। 1/sin क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा आपका 9 आ गया। अब कॉसेक थीटा की डायरेक्ट वैल्यू रख दो इसमें, 9 इंटू 9 प्लस 1, 9 इंटू 9 माइनस 1, 81 82 और 80, यहीं से आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चों ने लंबे तरीके से किया हुआ तो वो भी सही है, बट ये अगर टाइम बचाना था तो इस मेथड से हो जाता आपका, है। अदरवाइज आप ऐसे कर देते, 9 साइन थीटा पता है तो कॉसेक को 1/sin, इस कॉसेक को भी 1/sin, उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, साइन वहाँ चला जाएगा, जो भी एलसीएम का साइन होगा उसके एलसीएम के साइन से कट जाएगा, ये 9 ये माइनस साइन हो जाएगा, फिर साइन की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, फिर से एलसीएम लेंगे तो इससे बहुत लेंदी हो जाएगा, आंसर तो वही आएगा, बट ये वाला आसान तरीका जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका आंसर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो किस किस बच्चे ने ऑप्शन डी पे टिक किया है, 82/80 ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, को कौन सी इसमें से प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो आपको प्रोबेबिलिटी की कंडीशन तो पता है ना, प्रोबेबिलिटी क्या होती है कंडीशन वाइज, 0 से लेके 1 तक होती है, यानी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 और 1 के बीच में कहीं भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बट 0 से 1 के बीच में या 0 और 1 के अलावा और कुछ नहीं होती, यानी ना तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होगी, ना प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी कि ऊपर ज़्यादा नीचे कम आए, यानी ये 2/1 का मतलब तो 2 आ गया ना, वो तो 1 से बड़ा हो गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि जब न्यूमरेटर ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर कम हो तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती है ना।
न्यूमरेटर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर कम हो तब भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती है, या फिर नेगेटिव हो तब भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती। तो इसको देखो 39/100, इसमें तो न्यूमरेटर छोटा है तो ये पॉसिबल है। इसका न्यूमरेटर देखो 0.0101/20, तो इसका डेसिमल हटाऊंगी तो 3 जीरो नीचे जाएगी, तो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा, ये पॉसिबल है। जब न्यूमरेटर बड़ा होगा ना तब पॉसिबल नहीं होती प्रोबेबिलिटी, तो ये भी पॉसिबल है। ये वाला सॉल्व करो 10/0.2, पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो जाएगा, है ना, तो ये पॉइंट हट के 10 ऊपर जाएगा इसका एक डेसिमल के बाद ऊपर। अब ये 2 5 तो देखो 10 5 से 50 ऊपर है, 1 नीचे है, तो ये तो 50 जो 50 है वो तो 1 से ज़्यादा आ गया इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो जब ऊपर ज़्यादा हो नीचे कम हो तो इट मीन्स आपका ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है ही नहीं, तो सी वाला प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन 13 का आंसर सी, किस किस बच्चे ने लिखा है उनका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, 10% भी पॉसिबल है, क्योंकि 10% होता है 10/100, तो न्यूमरेटर 10 है डिनोमिनेटर 100 है, तो ये पॉसिबल है। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट। तो यहाँ पे आपको m की वैल्यू निकालनी थी रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए। तो यहाँ पे रियल इक्वल रूट का मतलब है d बराबर 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए था। अब डिस्क्रिमिनेंट तो पता है ना, a 3 है इसका, b -7 है, c इसका m है। क्लियर, a b c। अब आपको b की वैल्यू -7 रखनी थी, स्क्वायर -4ac। अब ये 0 के बराबर भी रखना था, तो इससे m निकल जाएगा। अब इक्वेशन सॉल्व करनी तो ये सॉल्व करना तो आता होगा, -7² प्लस का 49, क्योंकि माइनस 2 बार प्लस का हो जाएगा, 4 3 12 m के लिए सॉल्व करो, ये यहीं रहेगा, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, m निकल जाएगा 49/12। तो ये तो सबको ही आता होगा, स्टैंडर्ड वाले बच्चे हो तो आता ही होगा। बी ऑप्शन इसका आंसर है 49/12। क्लियर, तो इसका आंसर 14 का, क्वेश्चन 14 का आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। तो जिसने ये बी ऑप्शन पे टिक किया है उनका आंसर करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15, इफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px -38, px आपको निकालना था। अब इसका आंसर भी मुझे कमेंट करके बताओ किस किसने क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई होगी बच्चों को। तो यहाँ पे देखो दोनों 0 दिए हुए हैं, एक -3 दिया हुआ है और एक 8 दिया हुआ है। आप बनाने को तो ऐसे भी बना सकते थे, ये -3 है तो ये x +3 में लिखना है, और ये प्लस में है तो ये x के साथ 8 माइनस में लिखना है। तो ऐसे भी ये ठीक था, x +3 x -8, बट ऐसा कोई ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिया नहीं था, x +3 x -8, ये x -8 नहीं दिया हुआ है ना, तो नहीं दिया हुआ था। या फिर आप इसे सिंप्लीफाई करके देख लेते, इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते, x को x से किया x², 8x माइनस का, 3x प्लस का, तो माइनस का 5x, 8 3 24। ये वाला ऑप्शन कहीं दिया था x² -5x -24, x² -5x नहीं दिया हुआ, +5x दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने ये वाला निकाला तो ये भी कहीं नहीं दिया, तो हमें पता है ये x² -5x -24 आ रहा है, लेकिन ये हमें दिख रहा है कि 5x x² के साथ प्लस में दिया है ना, जबकि ये हमारा किस में आया है, माइनस में आया है। तो अगर मैं इसको इस वाले फॉर्मूले से देखूं तो x² सम ऑफ 0 कितना आएगा, -3 + 8 -5x, और ये आएगा -24, जो हमारा आ ही रहा था, है ना। अब लेकिन हमें पता है इसके हिसाब से एक k भी बाहर होता है। अब वो k की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, तो अगर आप मुझे ऑप्शन से मैच करना है तो मैंने क्या करा, मुझे दिख रहा है x² -5x -24, मेरे ऑप्शन में ये प्लस और ये माइनस आ रहा है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करूँ ना मैं x+3 -x +8 को, तो देखो इसको सॉल्व करके -x² +8x -3x, 3 8 24। अब अगर इसको देखो तो ये प्लस, ये देखो ये माइनस में आ रहा है, ये दोनों प्लस में आ रहे हैं, जबकि मेरा यहाँ प्लस में आ रहा है और ये माइनस में आ रहे हैं। तो ये मोस्ट सुटेबल बैठ रहा है कि अगर मैं k को -1 रख देती तो मेरा बिल्कुल यही आ जाता आंसर, इसको यही आ जाता, है ना। तो यानी कि बी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है इसका, क्योंकि यही k की वैल्यू -1 रखने पे इससे मैच कर रहा है। तो बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। किसने क्या लिखा है इसका आंसर कमेंट ज़रूर करना कि इसका आंसर 15 का बी ऑप्शन किस किसने लिखा है। ठीक है, तो ये इसका बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। 16th देखो, 16th है द वैल्यू ऑफ p फॉर विच रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -px + 6 = 0 आर रैशनल। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में बच्चों को लग सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन
कब मतलब रूट कब रैशनल होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रैशनल होने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होती है रूट के रैशनल होने के लिए, जो उसका डिस्क्रिमिनेंट होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। रैशनल रूट्स रैशनल कब आएंगे, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो आप, वो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो मुझे पता है ए इसमें 1 है, बी इसमें -p है और सी इसका 6 है। क्लियर। अब डी निकालने के लिए बी स्क्वायर -4ac जब आप निकालोगे तो बी यानी -p का स्क्वायर 4ac, 4 6 24। तो ये पी स्क्वायर -24। अब आप क्या करो, अपने ऑप्शंस को रख रख के देखो कि कब ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, पी की वैल्यू कितनी रखने पर आंसर मेरे को परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो जब मैंने -5 रखा ना, तो -5 का स्क्वायर -24, 5 का स्क्वायर 25, -24 माइनस करोगे तो 1 प्लस का, और ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। बाकी कोई भी आप नंबर रखोगे ना पी की जगह ऑप्शन में से, तो वो ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा होगा। तो ये पी -5 रखने पर ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो अगर ये रूट रैशनल करना है तो आपको जो डिस्क्रिमिनेंट आना चाहिए था वो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए था, और -5 रखने पे ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है डी की वैल्यू। तो इसलिए ये जो -5 है ये ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो ऐसे करके आपको सारे ऑप्शंस रख रख के देखने थे और देखना था ये आंसर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, डी वाला। क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, -5 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन आर्क लेंथ 2.2, आर्क की लेंथ गिवन है, सबटेंड एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस 2.8, वैल्यू ऑफ थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेंथ ऑफ आर्क गिवन थे, उसका फॉर्मूला लगाना था आपको। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला 2πr थीटा बाई 360 होता है। लेंथ ऑफ आर्क ऑलरेडी गिवन थी 2.2, कितनी दी हुई है 2.2, 2 की वैल्यू आर गिवन था, थीटा आपको निकालना था 360। अब पहले तो कैंसिल कर दिया, 7 4 जा एक डेसिमल लगा दिया, 22 से ये 22 कट जाएगा, बस यहाँ पे डेसिमल है तो 0.1 आएगा। और फिर थीटा निकालना है ना, तो ये जो ऊपर वाले नंबर है ये तो नीचे भेज दिए और ये नीचे वाला ऊपर भेज दिया उस साइड ले जाके। अब ये कैंसिल कर लो, 4 9 सा 90 और फिर 90/2 का मतलब 45। सी ऑप्शन आंसर है इसका। क्वेश्चन 17 का आंसर सी आएगा। थीटा कितना आएगा, 45। तो आई होप थीटा तो सबका सही आया होगा। एल लेंथ ऑफ आर्क का आपको फॉर्मूला लेना था इसमें। तो यहाँ पे 45 डिग्री, सी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 डाइस रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आउटकम XY वेयर X ग्रेटर देन Y। तो इसके लिए आपको डबल डाइस के आउटकम्स आने चाहिए, और आपको बोला है कि अगर वो आउटकम XY दे रहा है और XY से बड़ा होना चाहिए। तो देखो डबल डाइस के अगर आउटकम्स आते हैं आपको, आउटकम्स बनाने तो सबको आते हैं ना डबल डाइस में। ये डबल डाइस के आउटकम्स है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या दी थी कि XY आउटकम्स है, XY से बड़ा होना चाहिए, ये वाली कंडीशन दी थी आपको। यानी ये जो आगे वाला नंबर है ना वो बाद वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो इस वाली लाइन में अगर मैं देखूँ तो 1 1 तो सेम ही है। अब ये 1 2 पूरी लाइन में देखो 1 है और यहाँ बड़ा नंबर आ रहा है, तो यहाँ वाला नंबर बड़ा होना चाहिए था ना। तो इधर तो सब में छोटा ही नंबर आ रहा है, तो इसमें से तो कोई भी एक नहीं निकलेगा। इसमें से देखो, इसमें 2 1 तो निकल जाएगा ये वाला, बट 2 2 सेम आ गया, वो नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए आगे वाला, इस वाले से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो यहाँ तो सेम आ गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 छोटा ही आएगा हर एक से, तो ये इसमें से सिर्फ ये निकलेगा। इसमें से देखो 3 1 निकलेगा और 3 2, 3 3 तो सेम हो गया। फिर उसके बाद बाकी ये छोटा हो जाएगा ये बड़ा, तो ये तो कोई नहीं निकलेंगे। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 तो सेम हो गया। यहाँ से 5 1 5 2 5 3 5 4 भी निकल जाएगा। आगे वाला बड़ा बाद वाला छोटा होना चाहिए। फिर इसमें 5 निकल जाएंगे, इसमें तो सेम आ गया। तो कितने निकले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 36। ठीक है, तो 5 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 5/12 आएगा इसका आंसर। तो किस किस बच्चे ने 5/12 पे टिक किया है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कमेंट कर देना इसका आंसर आपने 5/12 किया है।
तो क्वेश्चन 18 का आंसर 5/12 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एजर्शन रीजन। तो एजर्शन रीजन में HCF बोला है 36m² 18m, ये 2 नंबर दिए, इनका 18m आएगा। तो आप HCF तो निकालना जानते ही हो, है ना। 36m² और 18m 2 नंबर है आपके पास। इसका HCF देखो, HCF में देखो जो छोटा फैक्टर है वो आएगा। 18 और 36 में से 18 छोटा फैक्टर है ना, 18 36 का फैक्टर है, तो जो छोटा नंबर होता है वही कॉमन होता है, ठीक है। m और m² में m कॉमन है, दोनों में जो छोटा नंबर है या छोटी पावर है वो कॉमन हो जाएगी। तो इनमें से 18 और 36, 18 और 36 दोनों एक दूसरे, मतलब 18 36 का फैक्टर यानी 18 स्मॉलर नंबर है तो ये आएगा। ऐसे इनमें स्मॉलर नंबर ये है, तो HCF आपका 18m आएगा। तो एजर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो इनका HCF है वो 18m है, यस। HCF 2 नंबर्स का ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलर नंबर। जो HCF होता है हमेशा लेस देन और इक्वल टू स्मॉलर नंबर होता है, यस। या तो मतलब उससे या तो उसके इक्वल होगा या उससे छोटा भी हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बट रीजन मुझे लग नहीं रहा, एक्सप्लेनेशन दे रहा, तो इसलिए इसका आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एजर्शन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x - 5y + 7 = 0 - 6x + 10y + 14 इनकंसिस्टेंट। तो आप इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए क्या करोगे, रेशोज इनके प्रोपोर्शन निकालो। x वाला प्रोपोर्शन 3 - x के प्रोपोर्शन जो होते हैं कॉफिशिएंट उनको लो 3 - 6, y वाले कॉफिशिएंट लो -5/10 एंड 7/14 कांस्टेंट। अब इनको देखा तो ये 1/2 माइनस का आ रहा है, ये भी माइनस का आ रहा है, ये 1/2 प्लस का आ रहा है, तो ये वाला तो इक्वल आ रहा है बट ये नॉट इक्वल आ रहा है। तो ये कंडीशन आपको पता है, ये नो सोल्यूशन या पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। और पैरेलल लाइन जब भी होती है तो सोल्यूशन कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। पैरेलल लाइन या नो सोल्यूशन ये कंडीशन है ना, तो ये इनकंसिस्टेंट है। एजर्शन बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ये इनकंसिस्टेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन में बोल रहा है कि व्हेन 2 लीनियर इक्वेशन डोंट हैव यूनिक सॉल्यूशन तो ऑलवेज रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। अगर कोई 2 लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन नहीं दे रही तो क्या वो हमेशा पैरेलल लाइन दिखाएगी, नो। यूनिक सॉल्यूशन भी होता है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन होता है जब एक सॉल्यूशन होता है, पैरेलल लाइन वाला भी होता है, और एक ये वाला केस भी तो होता है जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है तो वो बहुत सारे सोल्यूशन दिखाती है। तो ये बोल रहा है कि अगर 2 लीनियर इक्वेशन में यूनिक सोल्यूशन नहीं आ रहा ना तो वो हमेशा पैरेलल होगा। नहीं, अगर यूनिक सोल्यूशन नहीं आ रहा तो ये कोइंसिडेंट भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ा यूनिक है, यूनिक नहीं है तो वो पैरेलल ही होगा, ये भी तो हो सकता है केस। तो रीजन गलत है, तो रीजन एजर्शन सही है, रीजन गलत है, इसलिए सी ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आई होप सबके 20 में से एटलीस्ट 18 तो सही होंगे। कमेंट करना बच्चों कि हमारे कितने आंसर सही है। बाकी इसका सेक्शन BCD हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, जल्दी जल्दी लाइक करो ताकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी कवर कर सके। और अदर कोर्स के सोल्यूशन के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, और भी कोर्स के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे आज या कल तक। तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो चैनल को, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और इसका सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बचा हुआ पार्ट आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा।